हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। सो अगेन ये हमारा सेकंड सेशन है इस बार एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक से। सो मेरा मेन मकसद यही है क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, ताकि मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग तरीके से कुछ सवाल हम सॉल्व करें। एंड अगेन आई वुड से इसमें हम पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करते हैं, आगे पीछे से क्वेश्चंस भी लेते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके एंड विल फोकस मोर ऑन द एक्सप्लेनेशन पार्ट्स। बाकी यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साइंस एंड टेक का क्वेश्चन लेते हैं पहले। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपको मालूम हो, आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि प्रीलिम्स में साइंस में सिर्फ जनरल साइंस लिखा है। तो जब जनरल साइंस की बात आती है, दैट मीन्स इट्स क्वाइट एन अम्ब्रेला टर्म। कुछ भी साइंस में है, जनरल साइंस में वो सवाल पूछा जा सकता है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते यूपीएससी के सिलेबस को। सो यू हैव टू रीड एवरीथिंग। सो सिलेबस को जिस तरह से हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ है। वी रीड अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, एवरीथिंग। सो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सवाल मैंने इसलिए दिया है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट रिगार्डिंग जेनरेटिव एआई। तो जब इस क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ लेंगे, प्लीज आप पॉज करके, मैं तो वीडियो आपको धड़ाधड़ चलेगा, बट आपको पॉज करके पहले अपना आंसर मार्क करना है कमेंट सेक्शन में, प्लीज हॉल्ट कीजिएगा। सो जेनरेटिव एआई पे पूछा है, इट रेफर्स to unsupervised and semi-supervised machine learning algorithms. It is a subset of machine learning that focuses on creating algorithms that can generate new data. Select the correct answer using the codes below. So please pause और अपना आंसर दीजिए। अब यहाँ पे आपको समझना है अनसुपरवाइज, कि एक बार जब हम एआई को ट्रेन करते हैं तो हमको उसको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो खुद सीखेगी, जस्ट लाइक ह्यूमन माइंड। सेमी सुपरवाइज्ड कि हाँ, थोड़ा बहुत हमको मैनुअली भी उसको देखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को। वो अनसुपरवाइज्ड भी हो सकती है, सेमी सुपरवाइज्ड भी हो सकती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोला कि मशीन लर्निंग का हिस्सा है जो कि एल्गोरिदम्स क्रिएट करता है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो machine learning is also a similar thing. So let's see what's the correct answer is C. C का मतलब दोनों statements correct हैं। दोनों statements correct क्यों हैं? अब यहाँ पे हम generative आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें भी बहुत से काम हो रहे हैं। सो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक बढ़ता हुआ ग्रोइंग पार्ट है, जो कि नए कंटेंट पे फोकस कर रहा है, नया कंटेंट जनरेट करने के लिए फोकस कर रहा है। जैसे कि इमेजेस क्रिएट हो सकती हैं खुद ब खुद, ऑडियो, टेक्स्ट, ठीक है। तो अब एआई क्या करता है, पैटर्न्स को लर्न करता है। वो देखता है कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, रूल्स को लर्न करता है। ऑलरेडी जो डेटा, आप उसको ढेर सारा डेटा फीड करते हैं, उनको एनालाइज करता है, उनसे सीखता है और फिर खुद से वर्क करता है। अब ये जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत इंक्रीज होता जा रहा है, नए नए मॉडल्स आते जा रहे हैं। ये जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब देखो, ज़रूरी नहीं यूपीएससी ये वाला सवाल पूछेगा, आपको आगे पीछे से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर सवाल आए तो आपको आना चाहिए। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, GANS, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। तो इस तरह के मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन किए जा रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनको दिया जा रहा है, ताकि ये खुद ब खुद नया आउटपुट, नया रिजल्ट दें, जो कि ट्रेनिंग डेटा से मिलता जुलता हो। जो डेटा आप फीड कर रहे हो उससे मिलता जुलता वो रिजल्ट दें, जो आफ्टर ऑल आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क को नए ट्रेन करेंगे, उसमें इमेजेस फीड करेंगे फेसेस की, ताकि वो नया इमेज दे पाए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि वो कैट का अपने आप इमेज दे, तो हमको उसको ढेर सारी कैट की इमेजेस फीड करनी पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि हम वो डॉग लिखें, वो डॉग बना दे, तो ढेर सारी डॉग की इमेजेस फीड कर, डेटा जो है वो देना पड़ेगा, ताकि वो नए फेसेस बना पाए जो कि रियलिस्टिक लगें कि असली हैं, राइट। तो यस, दिस इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, 2025 तक जो जनरेटिव एआई है, जितना भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा होगा मार्केट में, 10% इस एआई की वजह से हो रहा होगा, GAI की वजह से। एनुअल ग्रोथ रेट 20 और 27 के बीच में, 2020-2027 के बीच में 33.2% बताया जा रहा है। 2030 तक माना जा रहा है कि एआई लीड कर रहा होगा $15.7 ट्रिलियन और
26% इंक्रीज ग्लोबल जीडीपी में आपको देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली देखो, आप उसको लेजिटिमेट अच्छी इमेजेस दे रहे हो, जनरल इमेजेस दे रहे हो, फिर उसका एल्गोरिदम वर्क कर रहा है, वो लेजिटिमेट इमेजेस बना रहा है। ट्रेनिंग मतलब एक डेटा किस तरह से दिया जाता है, इस मॉडल को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। Anyway, this was about AI. Now coming to the next question. Which one of the following statements are correct regarding Vero War? या Vero Wars भी बोल सकते हैं। It is classified as Sarbecovirus, a member of coronavirus family. या ये जो which of the following correct है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, consider the following, इसमें क्योंकि मैं एक ट्विस्ट लेके आई हूँ, consider the following statements, ठीक है। So it is the first known organism that eat viruses. It is classified as a Sarbecovirus, a member of coronavirus family. So pause and tell me the answer. Now, अगर आप pause हटा दिया आपने, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्या लिखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। तो मतलब इन दोनों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देनी है। तो प्लीज एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से टिक करना कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। आपका ध्यान इस पे जरूर जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखो इनकरेक्ट पूछा है, ठीक। तो आप देखेंगे कि यस फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट, तो आंसर 2B विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि यस रिसेंटली ये रिसर्च हुई है कि वीरो वोर ऑर्गेनिजम्स वायरसेस को खाते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा मेडिकल रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी न्यूज़ आई है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि सार्बेको वायरस खौस्ता 2 वायरस अभी आपने देखा था, क्लासिफाई हुआ था, उसको सार्बेको वायरस की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि कोरोना वायरस फैमिली का मेंबर है। तो वो सेम प्रोटीन जैसे कोरोना वायरस देखो कोई भी वायरस है वो हमारी बॉडी में किस तरह जाता है, सेल में एंटर करता है। सेल में एंटर करने के लिए लॉक एंड की का मैकेनिज्म है कि अगर वो दरवाजे पे जो ताला लगा है उसको खोल पाएगा चाबी से, तभी वायरस एंटर कर पाएगा। तो वो जो ताला होता है उसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। अब वायरस इस रिसेप्टर पे आके चिपकेगा तो ही वो एंटर कर पाएगा। तो कोरोना वायरस हमारे ह्यूमन सेल्स की ACE2 रिसेप्टर्स पे कनेक्ट करता था, ठीक है, इस पे आके इसके थ्रू एंटर करता था। तो यही चीज खौस्ता 2 वायरस में भी देखी गई है। सो वीरो वोर की जहां तक हम बात करें, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो वायरसेस को खाता है। इसको ढूंढा गया, रिसर्च ऐसा क्लेम कर रही है। अब ये रिसर्च किसने की है, जॉन डिलोंग, उनकी टीम जो है उन्होंने ये चीज़ बताया है और एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे हैं कि वो वायरसेस पे फीड कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, ये ऑर्गेनिज्म जो कि वीरो वोर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स: oxides of aluminium, oxides of silicon, oxides of iron, oxides of calcium, oxides of sulfur। अब ये जो भी कंपाउंड्स है, फ्लाई ऐश क्योंकि न्यूज में रह रहा है, तो इनमें से फ्लाई ऐश में क्या क्या प्रेजेंट है। सो पॉज एंड टेल मी द आंसर। तो देखो डी, तो सारा जितने एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, सल्फर है, सब फ्लाई ऐश में पाया जाता है। तो फ्लाई ऐश में सब ऑक्साइड्स हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फर भी कुछ डिग्री तक यहाँ पे प्रेजेंट है। सो जब इसको मिनरल एडमिक्सचर, कॉन्क्रीट, जब रोड्स बनती हैं कॉन्क्रीट में, कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। इसको क्लास C या क्लास F ऐश के बेसिस पे, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इसकी अलग अलग क्लासेस रहती हैं। तो फ्लाई ऐश से काफ़ी एयर पोल्यूशन होती है, इसलिए ये न्यूज़ में है। थर्मल पावर स्टेशन से रिलीज़ होता है और फिर अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कॉन्क्रीट में इसको यूज़ किया जाता है। सो प्योर सिलिका इज़ यूज इन स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज़ द प्राइमरी एल्यूमिनियम। ये सिलिका और एल्यूमिनियम जो प्रोड्यूस होते हैं फ्लाई ऐश से, उनके यूजेस यहाँ पे बताए गए हैं। फ्लाई ऐश का बहुत ज़्यादा खतरा, चाहे इसको हम यूज़ करते हैं, बट देन इसका हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे टॉक्सिक हैवी मेटल्स है, निकल भी है, कैडमियम भी है, आर्सेनिक भी है, पॉइजनस हो सकता है। धीरे धीरे जो लोग यहाँ पे आगे पीछे काम करते हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे फ़र्क पड़ता है, उनके लंग्स ख़राब होने लगते हैं। कोल पावर प्लांट से जो एमिशंस हैं उनकी वजह से प्रीमैच्योर डेथ्स होती हैं। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, अगेन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ्लाई ऐश के एक्सपोजर से धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। और इन्वायरमेंट के लिए अगर आप देखेंगे, मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय करने में, क्रॉप यील्ड कम करने में,
ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करने में फ्लाई ऐश का बहुत हाथ है. सो इट हैज हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज which of the following statements is correct regarding wetlands? Wetlands are areas that are inundated with water and can exist in every country and in every climatic zone. The Indian Environment Protection Act 1986 provides protection of wetlands. India's definition of wetland includes river channels, paddy fields, and human-made water bodies and tanks. तो आप मुझे बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है. पॉज कीजिए. सो आई होप आपने पॉज करके आंसर लगाया होगा. पहले दो स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है, 1 and 2. सो आंसर सी. लेट्स चेक. यस, आंसर सी. देखो इंडिया की डेफिनेशन में इनको ना एक्सक्लूड किया हुआ है, जो इंडियन डेफिनेशन है. सो दिस इज व्हाट वेटलैंड्स. आप वैसे भी जाने कोई ऐसा एरिया जहाँ पानी शैलो वाटर से भरा हुआ है पूरे साल या सीजनली, उसको आप वेटलैंड बोलेंगे. वेटलैंड्स आर इकोटोन्स ऑल्सो, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम के बीच में आते हैं. ट्रांजिशन जोन्स हैं. यहाँ पे आपको एज इफेक्ट देखने को मिलता है. सो कमिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, दैट इज एक्सक्लूड. तो इंक्लूड नहीं किया गया है यहाँ पे. अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड जो ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज से मतलब है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए बनाई गई हैं, एक्वाकल्चर के लिए बनाई गई हैं, उनको ये लोग इंक्लूड नहीं करते इंडियन डेफिनेशन में. तो ये 2017 के वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स हैं. इनको हम देखते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, उन्होंने हर स्टेट यूनियन टेरिटरीज के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये बना रखा है. इसका रूल्स जो हैं वो दे रखे हैं. सो वाइज यूज़ की बात की गई है इन रूल्स में कि इनको हम सस्टेनेबली यूज़ करेंगे, क्योंकि वेटलैंड्स बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज ह्यूमन बींग्स को देते हैं. सो इन्होंने सारी एक्टिविटीज़ इस रूल्स में बता रखी हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या क्या होगा, कैसे इसको कंजर्व करना है, कोलैबोरेट करना है, कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती. लाइक आप आसपास का कोई विलेज है, वो यहाँ पे वेस्ट नहीं दे सकता, अपना डाल सकता. अनवांटेड डिस्चार्ज, टाउन, सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, कोई भी सॉलिड वेस्ट डंपिंग वेटलैंड्स में नहीं हो सकती. आप वेटलैंड वाले एरिया को नॉन वेटलैंड पर्पज़ के लिए वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. ओके, सो ये सब चीज़ें मना है वेटलैंड में. सो आई होप वेटलैंड, और क्योंकि वेटलैंड से रिलेटेड देयर आर 2 कन्वेंशंस ऑल्सो, लाइक रामसार कन्वेंशन है, मॉन्ट्रे रिकॉर्ड है, तो ये सब आपको मालूम होने चाहिए. रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रे रिकॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the total amount of greenhouse gases, especially your carbon dioxide, released into the atmosphere by particular human activity? Carbon footprint, carbon watch, carbon sink, carbon offsetting. तो कौन सी जो ये टर्म्स हैं बेस्ट बैठती है टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड? पॉज एंड टेल मी. सो द राइट आंसर इज कार्बन फुटप्रिंट. तो हम हमेशा ये बोलते हैं ना, बिजनेसेस का कार्बन फुटप्रिंट कितना है, हर चीज़ का कार्बन फुटप्रिंट देखते हैं कि कितना कार्बन रिलीज हो रहा है, कितना ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहा है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट होता है. कार्बन वॉच तो एक गैजेट है जो रिसेंटली हमने देखा यूज हो रहा है. कार्बन सिंक क्या है? फॉरेस्ट, ओशंस, यानी वो जगह जो कार्बन को रिमूव करे एटमॉस्फेयर से. रिमूव कैसे करेगी? एब्जॉर्ब करके, तो उनको हम कार्बन सिंक्स बोलते हैं. फॉरेस्ट रिमूव करेगा एटमॉस्फेयर से, एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस में यूज करेगा. कार्बन ऑफसेटिंग में हम मिटिगेशन, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं. तो यस, ये टर्म्स आपको आनी चाहिए. फुटप्रिंट, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से रिलीज हो रही है. कार्बन वॉच एक मोबाइल एप्लीकेशन थी कार्बन फुटप्रिंट देखने के लिए. ठीक है, कार्बन वॉच कार्बन फुटप्रिंट देखने के लिए लाया गया. चंडीगढ़ पहला एरिया था जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया. ऑफसेटिंग, किसी चीज़ को रोकना, मिटिगेट करना, कि हम कार्बन रिलीज होने से एटमॉस्फेयर में कैसे रोकें उसको. ठीक है. कार्बन सिंक जो एब्जॉर्ब करता है कार्बन को फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ठीक है. और कार्बन सोर्स अलग होता है. कार्बन सोर्स रिलीज करता है कार्बन को, कार्बन सिंक एब्जॉर्ब करता है. तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए. सो यस, इतने ही क्वेश्चंस करते हैं आज. कल फिर हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे. आई होप आप लोग
रिलीजियसली मेरे साथ इनको लगाते हैं। आपको बस पॉज़ करके आंसर लिखना है एंड देन इनका सॉल्यूशन देखना है। बाकी आप अपनी तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं। अगेन 20% ऑफ़र फिर से वापस आया है, जो कि बहुत कम बार आता है। वीरो यूपीएससी इज़ द कोड जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत बेनिफिट होगा। 67,800 का कोर्स आपको 54,240 में मिलेगा प्लस का, और ऑप्शनल के साथ लेंगे तो ऑप्शनल भी आपको 64,800 में मिल जाएगा। आप कोड लगाएंगे आपको और भी सस्ता पड़ेगा। सो काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है इंग्लिश और बायलिंगुअल दोनों शुरू हुआ है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में आई एम ऑल्सो टेकिंग द क्लासेज इन 2024 वाला बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं विद माई कोड। अगेन 3 अप्रैल से आप देखिए नया बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन सेंटर में। आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अगर आपको जल्दी से प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करनी है, खुद नहीं कर पा रहे, सो वी आर टीचिंग। पाथफाइंडर टीम यहाँ पे पढ़ा रही है बहुत अच्छे से, बहुत स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं डेली क्लास में, बहुत अच्छा लगता है। रिविजन क्लास में 2 महीने का बैच है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 6999 में दिख रहा है ना आपको, तो कोड लगाने के बाद और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। सो यस, कॉम्बैट का हिस्सा भी बनिए। और जो भी कोर्स आप लेते हैं, अगर आप ईएमआई पे लेना चाहते हैं 0% ईएमआई पे भी है, और ईपीएफओ का कोर्सेज 1800 में शुरू हो रहा है यूजिंग द सेम कोड वीरो यूपीएससी। थैंक यू सो मच।